जो आपका जैसे संगीत तो हो चुका है, झारखंड का जो भी संगीत है उसमें अगर जिनको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और अब तक किसी को कोई डाउट से मैंने मटेरियल भी, झारखंड में हम लोग जनरली देखते क्या है, आप लोग को पढ़ना भी है झारखंड का ही नृत्य, तो उससे पहले हम लोग देखते क्या है कि झारखंड में दो समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है ना, दो समुदाय के लोग निवास करते हैं। एक समुदाय जनजातियों का है, झारखंड में एक जनजातीय समुदाय कहलाते हैं और दूसरा गैर जनजातीय, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हम नृत्य पढ़ेंगे वो दोनों जनजाति दोनों समुदायों का ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जैसे बाहरियों का इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज पर, ठीक है ना। हम जिनसे भी टच में होते, जिनसे मिलते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो झारखंड में भी है, झारखंड में भी जो बाहर से आए उनका प्रभाव पड़ा है, तो वो तो लास्ट में हम लोग देखेंगे उसका कंक्लूजन में, निष्कर्ष में। लेकिन बेसिकली झारखंड में जो दो तरह के समुदायों का निवास है, हम लोग नृत्य में मेनली उन्हीं का देखेंगे, ठीक है ना। एक आदिवासी समुदाय है या जनजातीय जिसको बोलते हैं, और दूसरा गैर आदिवासी जिनको सदान भी कहा जाता है। आप देखोगे कि झारखंड का जो भी साहित्य है उसमें ना ये दोनों ग्रुप को कबूतरों से कंपेयर किया गया है। कबूतर एक को बोलते हैं वन परैया, और दूसरा जो कबूतर का ग्रुप था वो था सद परैया, ठीक है। वन परैया मतलब कबूतर का जो झुंड होता था जो वनों में रहता था उसको वन परैया कहते थे, और जो कबूतरों का झुंड एक जो वन से बाहर रहा करता था उसको सद परैया कहते थे। तो वही वन परैया मतलब जो यहाँ के लोग थे, आदिवासी, जिनका सारा चीज जंगल पर ही डिपेंड था, तो उनको वन परैया कहा गया। और वैसे लोग जिनका वन से बहुत रिश्ता नहीं था, ठीक है, जंगलों के अलावा वो और भी अलग तरीके से उनका जीवन जो था उस पर डिपेंड था, वो सद परैया कहलाए। तो जो वन परैया आदिवासी हुए और सद परैया जो थे वो सदान हुए। तो हम लोग इन्हीं दोनों का जो नृत्य है, कैसा नृत्य था, बेसिकली ये हम देखेंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झारखंड में जितने भी अलग ट्राइब्स है, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि झारखंड में 32 जनजाति है, जाति और ये आदिम जनजाति, ये सारे मिल करके। तो 32 का आपका मतलब एक साथ लिख पाना वो बहुत ब्रॉड है, ये मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बस आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट डांस है, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है, बस मैं उसी को बताऊंगी, ठीक है ना। मैक्सिमम 10-12 है, उतना ही आपके लिए काफी है, अदरवाइज ये फिर रिसर्च का विषय हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे आप पीएचडी कर लोगे और एक दिन में तो ये क्लास खत्म ही नहीं होगा, इतना अधिक है। आप सोचो 8 ये आदिम जनजाति है, उसके अलावा जो ये है 22 नहीं 24 जो आदिवासी समूह है, सबका डांस अलग अलग है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते होंगे, आप खुद जान रहे होंगे कि आपका अलग अलग मतलब हर चीजों के लिए नृत्य है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है या गैर आदिवासी समुदाय, उनकी संस्कृति इतनी रिच है कि हर चीज के लिए अलग डांस है, अलग गीत है और अलग वाद्य यंत्र है, ठीक है। मौसम के अनुसार वाद्य यंत्र अलग है, गीत अलग है, नृत्य अलग है। फिर आप देखोगे जो रीति रिवाज है उनके अनुसार ये सारी चीजें अलग है, पर्व त्योहार है उनके अनुसार ये सारी चीजें अलग है। तो इसलिए बस हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और किन्हीं को भी जो भी लगता है, अगर कुछ मटेरियल्स वैसा चाहिए तो मैं बाद में दे भी दूंगी, फिलहाल देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो डांस फॉर्म है, जो नृत्य है झारखंड का, वो है डमकच। मतलब प्रमुख नृत्यों में से एक है डमकच। डमकच मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि डमकच जो है वो संगीत भी है।
मतलब डमकच एक तो नृत्य है बेसिकली, और नृत्य के टाइम जो गीत गाया जाता था, मैं उस पर लास्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस की हुई थी। तो डमकच जो है ना झारखंड के प्रमुख नृत्यों में से एक है। आप जनरली किसी भी जगह जाते हो या कोई भी फंक्शन ओकेजन रहा तो ये डमकच जो डांस है ना वो जरूर आप देखोगे, या ऐसे पिकनिक वगैरह में गए तो आप देखोगे साउंड बॉक्स लगा करके डीजे वेजे लगा करके लोग डमकच खेलते हैं। ठीक है, एक चीज और है, झारखंड में जो नृत्य है ना उसको जनरली खेलना कहा जाता है। जैसे आप सुनोगे, अभी मेरे मुंह से निकल गया ना, डमकच खेलते हैं। मतलब झारखंड का जो मेनली जो मतलब जो यूज किया जाता है जो सामान्य भाषा में नृत्य के लिए, उसको खेलना। ठीक है, खेलना, खेल, खेलक, इस तरह का वर्ड भी मिलता है नृत्य के लिए। तो डमकच भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख डांस में से एक है। इसमें जनरली क्या होता है ना कि पुरुष, महिलाएं तो करते ही है, लेकिन बहुत सारा झारखंड का ऐसा इलाका है जिसमें पुरुष केवल इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, डमकच का जो ग्रुप बनता है इसमें केवल पुरुष होते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो झारखंड में जो नृत्य है वो समूह पर आधारित है। ठीक है ना, आप कोई भी ऐसा डांस फॉर्म नहीं देखोगे ना जो सिंगल एक मतलब बालिका हो, बालक हो, या एक पुरुष हो या एक महिला हो वो कर रहे हैं डांस। ये पूरा का पूरा सामाजिक, मतलब समाज पर डिपेंड है, पूरे सोसाइटी को। मतलब नृत्य को देख करके लगता है कि जो झारखंड का जो समाज है वो पूरा, मतलब जो एक व्यक्ति है वो सिंगल व्यक्ति को ना लेकर के पूरे समाज को लेकर के चलता है। ठीक है, ये सामूहिक डांस यहाँ पर होता है। तो डमकच जो होता है वो पुरुष जनरली, बहुत सारे इलाकों में आप पुरुष को देखोगे, महिलाओं का भी होता है। तो वो, और ये किस तरह का डांस है, मतलब औरों की तरह बहुत आक्रामक नहीं होता। आप देखोगे बहुत सारा ऐसा डांस है जो बहुत फास्ट किया जाता, बहुत फास्ट उसका नृत्य होता है, बहुत गतिशील, मतलब इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र, वो बहुत जोर से बजाए जाते हैं। डमकच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत शांत, बहुत भी नहीं। गाना आजकल तो मतलब गाना डीजे वीजे में बनने लगा। पारंपरिक की अगर मैं बात करूं तो पारंपरिक नृत्य जो था वो बहुत शांत से होता था, लोग गाते थे खुद भी और राउंड बना करके डमकच खेलते थे। और इसमें जनरली वृत्ताकार जो सराउंडिंग होता है ना, ये डमकच का जो नृत्य का स्वरूप है वो कैसा है, वृत्ताकार, गोल बना करके महिलाएं हो या पुरुष हो वो नृत्य करते थे। इसमें जनरली क्या होता था, दो ग्रुप बनता था। पहला ग्रुप दूसरे वाले से कुछ क्वेश्चंस करते थे, ठीक है, और दूसरा ग्रुप पहले वाले को उस क्वेश्चंस का, सवाल का जवाब देते थे। तो या फिर कभी कभी ऐसा होता था जो पहला ग्रुप या पहला जो राउंड है वो जिस लाइन को गाते हुए नृत्य किया, सेम दूसरा जो ग्रुप है उसी को रिपीट करते हुए नृत्य भी किया और उसका मतलब गाना को भी गाया। ठीक है ना, तो इस तरह का ये डमकच होता था। इसमें जनरली कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, तो इसमें मांदर, आप मांदर, नगारा, ये तो हर लगभग जनजातियों का जितना भी नृत्य है ना सब में मांदर, नगारा, ढोल, ये तो बजना ही बजना है, बिना इसके जो है ना नृत्य होता ही नहीं है। ठीक है, आप देखोगे कि जैसे ही मांदर और ढोल नगारा बनना स्टार्ट हुआ, आप बैठे हुए हो लेकिन आपका भी हाथ पैर थिरकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी, यहाँ आदिवासियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सभी लोगों की बात कर रही हूँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है ना कि लोगों को मजबूर कर देगा डांस करने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह का, मतलब नगारा, ढोल, ढाक, बांसुरी, ये सारे वाद्य यंत्रों का इस डमकच नृत्य में प्रयोग होता है। ये जनरली
मतलब ये जो नृत्य होता है ये शादी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। घर की जो महिलाएं होती है, हर रीति रिवाज, बहुत सारे शादी में रीति रिवाज होते हैं, तो उस रीति रिवाज में समय समय पर वाद्य यंत्र भी बजते हैं और ग्रुपिंग में महिलाएं जो है वो डांस करती हैं। नेक्स्ट जो है मर्दाना झूमर, ठीक है, नाम से ही लग रहा मर्दाना झूमर, मतलब वैसा नृत्य जो केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है ना। पुरुष ऐसे ही सामूहिक रूप से एक दूसरे का हाथ पकड़ के, वैसे ही उनका ग्रुप, आप इतना चीज ध्यान रखना, लगभग जितना भी नृत्य है ना, सब में ग्रुप बनता है और सब में लगभग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है मर्दाना झूमर में कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुषों की भागीदारी ज्यादा होती है। और इसमें जो होता है ना, मतलब ये वीर रस का नृत्य है। वीर रस मतलब कि जो वीरता का प्रतीक हो, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा आप देखोगे जो गीत है या नृत्य है वो युद्ध से भी रिलेटेड है, ठीक है, युद्ध से भी संबंधित है। तो इसको दिखाते हुए ये जो मर्दाना झूमर है जनरली क्या है, वो वीरता को प्रदर्शित करता है कि हम इस युद्ध में विजय हो गए और विजय की खुशी में ये नृत्य कर रहे हैं। तो पुरुष प्रधान जितना भी नृत्य है ना, लगभग सारा वीरता पर ही डिपेंड है। तो इसमें क्या होता है कि वाद्य यंत्र भी बजाने वाले रहते हैं, वो बीच में रहते हैं, और दो ग्रुप, दो तीन, जितना भी ग्रुप बन सके वैसे ही उस वाद्य यंत्र को बजाने वाले या गाना जो गाते हैं उनके सर्कल में गोल गोल घूमते हुए ये झूमर करते हैं, नीचे झुक के ऊपर उठ के, अलग अलग डांस फॉर्म होता है। और मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मैक्सिमम आप लोग को पता होगा ये सारे डांस फॉर्म। मुझे इसमें बहुत आप लोग को डिटेल बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल की चीज़ है जो कि आप लोग बचपन से देखते आए हो, करते आए हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मर्दाना झूमर में उछलना कूदना इस तरह का कुछ ज़्यादा स्टेप्स दिखता है, थिरकना लचकना बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या होता है ना, धुन के हिसाब से, जैसा जो इंस्ट्रूमेंट का जो रिदम होता है, जो ट्यून होता है, धुन होता है, उसके हिसाब से फेस, ठीक है, फेस का भी वैसा ही एक्सप्रेशन होता है, फेस का, शरीर का, तो उस ट्यून के हिसाब से उनका एक्सप्रेशन होता है इस झूमर में। और इसमें बेसिकली हम लोग बात करें तो जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है, जो वो वस्त्र पहने रहते हैं वो कैसे हैं, तो जनरली जो पुरुष है, ये पुरुष प्रधान ही नृत्य है, तो जो पुरुष है वो पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, ठीक है ना, और धोती, ठीक है। और ऊपर का शर्ट वर्ट तो जनरली पुरुष नहीं पहनते हैं, जो गंजी होता है, इनर वेयर होता है, वही पहनते हैं, धोती पहनते हैं, बहुत हुआ तो गमछा, ठीक है, गमछा ये सब पहनते हैं और इसी पे वो नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनानी झूमर में। मर्दाना झूमर के बाद जनानी झूमर, नाम से ये भी लग रहा है जनानी, दैट मीन्स वैसा नृत्य जो केवल महिलाओं के लिए होता है, महिला प्रधान नृत्य होता है, ठीक है ना। इसमें भी दो ग्रुप बनता है महिलाओं का, लगभग सभी डांस में यही सारा चीज है, दो ग्रुप बनता है। और इसमें क्या होता है कि एक महिला होती है, वो हाथ में करताल वाद्य यंत्र है एक तरह का, तो करताल लेके वो आगे रहती हैं और उनके पीछे पीछे महिलाएं रहती हैं, ठीक है। मतलब एक महिला जो होती है जो करताल लेके बाद बाकी सभी महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, ठीक है ना। और श्रृंखलाबद्ध होकर के, मतलब एक दूसरे को पकड़े हुए, हाथ जोड़े हुए एक श्रृंखला में उन लोग डांस करते करते, जिस गोल घूमना तो गोल घूमती हैं, जैसे भी उनका जो भी स्टाइल्स होगा उसको वो फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक महिला नेतृत्व करती है करताल लेके इन बाकी महिलाओं का।
इसमें भी वैसा ही होता है कि एक दल जो है क्वेश्चंस पूछता है और दूसरा दल जो है उसका जवाब देता है। ऐसे गाना होता है, एक पूछता है दूसरा जवाब देता है या रिपीट करता है, ऐसे गीत गाए जाते हैं और उसी के हिसाब से नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो गाने वाले होते हैं और बजाने वाले होते हैं, ठीक है, जनरली जनजातीय भाषा में जो गाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं पता है? गायनाहा, ठीक है, गायनाहा उनको कहते हैं जो गीत गाते हैं। और जो बजाने वाले होते हैं उनको बजनिया कहा जाता है। तो गायनाहा और बजनिया ये वैसे ही एज यूजुअल ये पुरुष होते हैं और बीच में होते हैं और महिलाएं इनके चारों तरफ डांस करती हैं, ठीक है। और ये जो जनानी झूमर है जनरली आंगन में किया जाता है। घर का जो आंगन होता है, पहले के टाइम में, अब ना घर छोटा हो गया है और आंगन छोटे हो गए हैं। पहले तो खेत वगैरह बहुत सारी चीजें थी, आंगन था, मतलब बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी, तो आंगन भी काफी बड़ा हुआ करता था और उस आंगन में ये जनानी झूमर किया जाता था। नेक्स्ट है पाइका। ये तो बहुत प्रचलित डांस फॉर्म है पाइका नृत्य, ठीक है। तो पाइका जो है ना ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, ये पुरुषों के लिए नृत्य बना हुआ है। और ये जो पुरुष प्रधान नृत्य है जनरली युद्ध के लिए, ये युद्ध का सूचक है। ये जो नृत्य निकाला गया पहले के टाइम में जब बाहरियों का आक्रमण हुआ और उन पर विजय हासिल की गई, तो विजय हासिल करने के बाद उसकी खुशी में ये तलवार भाला ये सब लेकर के उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ किया और इसी का नाम है पाइका। बहुतों ने शायद देखा होगा, मुझे भी बस एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे कॉलेज में हुआ था इस तरह का फंक्शन, तो पाइका मैंने देखा और काफी अट्रैक्टिव, काफी इम्प्रेसिव, मतलब बहुत अच्छा ये नृत्य फॉर्म है पाइका। इसमें क्या होता है, उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो कॉस्ट्यूम जो होता है ना काफी चटक होता है, चटकीला होता है, भड़कीला और कलरफुल होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनका जो माथा होता है वो पगड़ी बांधे रहते हैं और डांस करते हुए वो पगड़ी खुल ना जाए तो यहाँ से नीचे दाढ़ी से, आप देखोगे जैसे सिख पहनते हैं तो उनका पगड़ी इस तरह से दाढ़ी से होते हुए, नीचे से होते हुए और अच्छे से टोटली बंधा हुआ रहता है। गले में माला पहनते हैं, ठीक है, हाथों में कलरफुल कपड़ा उनका रहता है, पैरों में घुंघरू घुंघरू होता है और ऊपर वो कुछ नहीं पहनते, ऊपर का जो पार्ट होता है ना उनका बॉडी, कमर के ऊपर वाला जो शरीर होता है वो खुला रहता, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, केवल गहने माला वगैरह जो पहनना वो पहनते हैं और धोती पहनते हैं, वो भी कलरफुल साड़ी का धोती पहन लिए या रंगीन वैसा कोई धोती मिला उसको लपेट लिए, गमछा, ठीक है, कमर में गमछा बांध लिए और एक हाथ में तलवार उनका रहता है और एक हाथ में ढाल। ढाल आप लोग जानते होंगे जिससे युद्ध में प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता था, तलवार वार किया जाता था तो खुद को बचाने के लिए वो ढाल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह का उनका कॉस्ट्यूम रहता, गेटअप रहता है और वैसा ही तलवार और ढाल को लेकर के उछल उछल के, गोल गोल घूम घूम करके, पैर पटक पटक करके इस तरह का वो डांस करते हैं। और इसमें मैं पहले ही बताई कि चूंकि ये युद्ध का नृत्य है ना, तो युद्ध में ये एक तरह का जोशीला नृत्य है, ठीक है ना, मतलब युद्ध में जीत गए और हम पूरे जोश में हैं, पूरे उत्साह में हैं, ऐसा ये नृत्य है। तो इसमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो भी उसी तरह के जोशीला होता है वाद्य यंत्र, मतलब कि बहुत आवाज वाला, बहुत साउंड वाला वाद्य यंत्र होता है जिसमें मांदर, नरसिम्हा, भेर, नरसिम्हा का आवाज आपने सुना होगा, जनरली ये युद्ध में,
ठीक है। जब युद्ध आरंभ होता था ना पहले, तो नरसिम्हा बजाया जाता था। तो ये युद्ध का भी द्योतक है ये वाद्य यंत्र। फिर नगारा, ढोल, ढाक, मतलब वैसे वाद्य यंत्र जिससे बहुत तेज ध्वनि निकलती है, इस युद्ध में ऐसे वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था। और इसमें क्या होता है ना, ये जैसे कोई मैक्सिमम बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन में इस डांस को किया जाता है, लेकिन जब विवाह होता है ना, तो विवाह के टाइम जब बारातियों का आगमन होता है, आपको पता होगा, मतलब बहुत तो है भी उससे रिलेटेड। तो जैसे ही अगर वधू किसी गांव की है, ठीक है, तो आज क्या होता, बाराती डायरेक्ट घर तक पहुंच जाता है, जहां पे उसको अरेंज किया जाता है, रहने की व्यवस्था की जाती है, ज्यादा से ज्यादा वहां तक रहता है। लेकिन क्या होता है आदिवासियों में कि वधू का जो गांव है, ठीक है, तो उस गांव तक ही वो रहेगा। उसको हिम्मत नहीं है कि बिना यहाँ के लोगों के परमिशन के, मतलब वधू के घर के परमिशन के, वो उस गांव के अंदर एंट्री कर ले। तो क्या होता है कि जैसे ही वो गांव के सीमाना पे, मतलब बाउंड्री में रहेगा, सीमा पर, पूरा बाराती आकर के वहां पे खड़े रहेंगे। इधर से लड़की पक्ष के कुछ लोग जाएंगे उनके पास, उनका आवाभगत करेंगे, और उसके बाद उनको लेकर के तब अपने घर लाएंगे, ठीक है ना। तो वहां से यहाँ तक के लाने के क्रम में क्या होता है कि वो इस तरह का युद्ध करते हैं। लड़का पक्ष का भी युद्ध होता है और लड़की पक्ष का भी। और ये युद्ध होता है ये दिखाने के लिए, लड़का वाला इस उद्देश्य से करता है कि हम जीत करके आपकी लड़की को लेकर के जाएंगे, ठीक है। हम ऐसे ही ऐसे नहीं है कि मेरे में पावर नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, हम यहाँ से आप लोगों को हराएंगे, और हराने के बाद यहाँ की कन्या को हम उठा करके लेके जाएंगे। और लड़की वाला जो पक्ष होता है वो इस डांस फॉर्म के जरिए ये दिखाने की कोशिश करता कि कुछ भी हो जाए हम आपसे हारेंगे नहीं, और हम अपनी लड़की को इतना इजीली आपको देंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों वर पक्ष और वधू दोनों पक्ष के बीच में इस तरह का पाई का युद्ध होते होते वो यहाँ तक उसके घर तक पहुंचते हैं। तो विवाह के समय पाई का युद्ध जरूर होता है। उसके बाद आते करम नाच, ठीक है, करम नृत्य। कर्मा के टाइम में, नाम से ही लग रहा है, वैसा नृत्य जो करम फेस्टिवल जो होता है, जो आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व है, तो उसमें जो नृत्य होते हैं उसमें करम नृत्य होता है। और इसमें क्या होता है ना, जनरली चूंकि ये मतलब महिलाओं का कर्मा, तो आपको पता है कि बहन जो होती हैं भाइयों के लिए करती हैं, तो इसमें जो नृत्य है ना, जनरली महिलाएं ही भागीदारी होती है, ठीक है, या घर की जो युवती है वो इसमें भाग लेती हैं। और वाद्य यंत्र बजाने का काम पुरुष ही करते हैं। याद रखिएगा, जिस भी डांस फॉर्म में अगर महिला है, महिला प्रधान है, लेकिन वाद्य यंत्र पुरुष ही बजाते हैं, क्योंकि वाद्य यंत्र तो बहुत भारी भरकम होता है ना, तो महिलाओं के लिए ये उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि उसको ले करके डांस भी करें और गीत भी गाए। तो इसमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं पुरुष बजाते हैं, लेकिन जो डांस होता है, जो नृत्य होता है, वो महिला करती हैं। और सेम एक दूसरे का हाथ पकड़ के और वो नृत्य करती हैं। इसमें कर्मा के अवसर पे जितना भी इसमें ये है प्रोसेस है, जैसे करम के टाइम में करम डाल लाने का प्रोसेस है, या जावा उठाने का प्रोसेस है। आप लोग कर्मा में देखे होंगे जावा उठाना, करम डाल, या फिर विसर्जन के टाइम का जो प्रोसेस है, सारे में महिलाएं ही इसमें डांस करती हैं, ठीक है ना। एक आता है बूढ़ी करम, सुना होगा आपने। बूढ़ी करम भी करम की ही तरह है, उसमें भी यही नृत्य होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे अलग विशेषता क्या है, बूढ़ी करम में महिलाएं पुरुष का वस्त्र पहनती हैं, धोती वगैरह, शर्ट पहन ली, धोती पहन ली, और पुरुष का वेश धारण करके तब नृत्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोहराय। सोहराय नृत्य में
ये भी नाम से ही लग रहा है, वैसा नृत्य जो सोहराय फेस्टिवल में किया जाता है। सोहराय पर्व जो दिवाली के दूसरे दिन, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था संगीत में दिवाली के बाद पशुओं की पूजा इसमें की जाती है, ठीक है, पशुओं की पूजा की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, पशुओं को सजा धजा करके, नहला धुला करके उनकी पूजा की जाती है और उनको अखड़ा तक लेके जाया जाता है, ठीक है, धुमकुड़िया हो या अखड़ा हो, वहां तक लोग लेके जाते हैं और डांस करते हुए, नृत्य करते हुए जाते हैं। यही कहलाता है सोहराय नृत्य। इसमें भी क्या होता है, जनरली दोनों, महिला और पुरुष दोनों जो है वो भाग लेते हैं। और इसमें क्या होता है, मांदर, नगारा, ढोल, ढाक, इस तरह का वाद्य यंत्र बजता है और नृत्य करते हुए अखड़ा जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टूसू। टूसू नृत्य, नाम सुना होगा आपने टूसू का। ये एक पर्व है, ठीक है, जो जनरली मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। 14 जनवरी को एक सप्ताह के लिए लगभग होता है, एक सप्ताह 10 दिन, इस तरह का ये टूसू पर्व मनाया जाता है। बुंडू तमार, तमार का आपने नाम सुना होगा, उधर के एरिया में बहुत ये अभी भी प्रचलित है। तो वो टूसू पर्व मनाया जाता है। टूसू में भी, इस पर्व में क्या होता है कि महिलाएं ही इसमें नृत्य करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वहां भी इस पर्व में आपको पता है शिकार भी खेला जाता है टूसू में। तो वहां के जो लोग होते, जंगल जाते हैं, शिकार करते, लेके आते और उनका चढ़ावा चढ़ा करके फिर उसका भोग लगा के फिर उसको प्रसाद रूप में खाते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में महिलाएं हो या पुरुष हो, नृत्य करते हुए जाती हैं, शिकार खेलती हैं, वहां से आती हैं और आंगन में भी नृत्य करते करते, मतलब ये पूजा का समापन किया जाता है, ये पर्व का समापन होता है। और ये जो नृत्य है ना, बेसिकली प्रेम या फिर जल स्रोत के लिए समर्पित है, ठीक है। ये नृत्य जो है वो प्रेम के लिए समर्पित है, एक दूसरे से पति पत्नी का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, माता पिता का प्रेम हो, मतलब हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते में जो प्रेम संबंध है उसका प्रतीक है। और जल स्रोत का, आपको पता ही है कि पूरा मतलब प्रकृति पर ही हमारा समाज डिपेंड करता है। तो प्रकृति में जल स्रोत जल स्रोत के लिए ये नृत्य जो है समर्पित है। आगे हम लोग देखते हैं सरहुल नाच। ये भी नाम से ही लग रहा है, सरहुल नृत्य, जो कि सरहुल के टाइम में नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। और ये जनरली कब मनाया जाता है, बसंत पंचमी के समय। सरहुल तो उसी समय होता है जब नए फूलों का आगमन हो जाता है वृक्षों में। तो बसंत पंचमी के समय जो नृत्य किया जाता है उसको सरहुल कहते हैं। और मतलब यहाँ के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है ना, नया साल का आगमन कह सकते हैं इसको। तो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है ये सरहुल। इसमें क्या होता है, सरहुल का अपना गीत भी होता है, ठीक है, वही गीत इसमें बजाए जाते हैं और इसमें वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और इसमें भी महिला और पुरुष दोनों वर्ग जो होता है वो शामिल होता है। और जो गाने वाले बजाने वाले होते हैं वो बीच में होते हैं, बाद बाकी चारों तरफ हाथ में हाथ पकड़ के ये गाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो नृत्य होता है, सरना, सरना नाम सुना होगा, ये मतलब आदिवासियों की देवी है सरना, इनको समर्पित है, ठीक है, माता सरना को समर्पित है। और इसमें हर तरह के वाद्य यंत्र का, जितने भी पारंपरिक वाद्य यंत्र है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था, हर तरह के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जादुर नाच। जादुर आप सुने होंगे, जादुर नाच, ये भी सरहुल के समय नाचा जाता है, ठीक है। और बाद बाकी केवल ये सरहुल के टाइम, और इसमें कहा जाता है कि सरहुल के अलावा और किसी महीने में इस नृत्य को नहीं किया जाता है। ये चीज है। इसमें क्या होता है कि जादुर राग भी होता है,
नृत्य तो होता ही है जादूर, साथ साथ इसमें नृत्य के साथ साथ जो गीत गाए जाते हैं या जो राग होता है वो एक अलग तरीके का राग होता है जिसको जादुर राग कहते हैं। और इसमें जो गीत होता है ना, बहुत फास्ट गीत होता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें गाया जाता है, स्लो नहीं होता है। और इसमें जो है ना झूमर की तरह पुरुष और महिलाएं दोनों झूमर की तरह इसमें गाते हैं और नृत्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जनरली जो इनका कॉस्ट्यूम होता है महिलाओं का होता है साड़ी का, जो लाल पाड़ वाला साड़ी होता है ना, सफेद रंग का और लाल पाड़ साड़ी वो पहनती हैं। बालों में कलगी या टुइया जिसको बोलते हैं, मतलब ये पक्षियों का जो पंख होता है, या तो मोर का पंख या फिर पक्षियों का पंख, ये सारे चीज लगाए जाते हैं उसमें और वो डांस करती है। पुरुष भी क्या धोती पहनते हैं, पाड़ वाला लाल पाड़ हो या हरा पाड़ का गमछा वगैरह कमर में लपेटते हैं और डांस करते हैं। और इसमें भी वाद्य यंत्र बजाने का काम कौन करते हैं, तो पुरुष करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का मतलब अलग अलग मतलब उनका जो मुद्रा होता है ना, फेस का जो एक्सप्रेशंस होता है अलग अलग वे में होता है और अलग अलग तरीके से ये जदुरा नाच किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं डाहार नाच। ये डाहार नाच क्या है, तो ये बाहा पर्व आप लोग सुना होगा, संथालों में सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्व है ना बाहा, जैसे बाद बाकी जनजातियों में सरहुल मनाया जाता है वैसे ही संथालों में बाहा पर्व मनाया जाता है। तो ये जो नाच होता है ना फागुन से लेकर के बाहा पर्व तक होता है। ठीक है, ये डांस फॉर्म, और इसमें जनरली संताल परगना में के एरिया में इस डांस को किया जाता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, और इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है और इसको लांगड़े भी कहा जाता है। इस नाच को, इस नृत्य को लांगड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम आते बाहा नाच। अभी जस्ट मैंने बताया बाहा पर्व के बारे में, ये संथालों का ही नृत्य है बाहा पर्व में जिसको मनाया जाता है। बाहा पर्व मतलब जब नए वर्ष की शुरुआत होती है। सरहुल भी नए वर्ष की शुरुआत के समय मनाया जाता है, बाहा पर्व भी संथालों में नए वर्ष की शुरुआत के समय मनाया जाता है। तो इस तरह ये नृत्य अपना, इसका अलग गीत भी होता है, अलग नृत्य भी होता है। और ये जो नृत्य होता है ये सभी देवी देवताओं को समर्पित होता है। ठीक है, जितने भी संथालों में देवी देवता है इनको समर्पित करने के लिए ये नृत्य गाया जाता है, सॉरी नृत्य किया जाता है। और बाहर से रिलेटेड गीत भी होते हैं, उनको भी गाया जाता है। नेक्स्ट है दसाई नृत्य। ठीक है, दसाई मतलब जो दशहरा के समय, जैसे गैर जो आदिवासी है वो दशहरा मनाते हैं, लेकिन जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो दशहरा, दसाई उसको कहते हैं, वो भी दशहरा की ही तरह होता है। इसमें भी देवी की पूजा की जाती है। तो पहले के टाइम में क्या था ना, पहले अगर हम लोग बात करें जब हिंदुओं का असर नहीं पड़ा था, इम्पैक्ट नहीं पड़ा था आदिवासियों पर, तो जगह जगह ना देवी का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, आदिवासी समुदाय में तो उस जगह जगह देवी के मंदिरों में क्या होता था, लोग इस टाइम में 10 दिन नृत्य करते करते उस मंदिर में जाते थे, बलि का बकरा का बलि देते थे, उसका उपभोग करते थे। ठीक है ना, तो इस समय अलग नृत्य होता था, दुर्गा माँ को समर्पित था, ये देवी को समर्पित था, और ये नृत्य में भी जनरली महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है, इस डांस फॉर्म में। और ये जो जनरली जो देवियां होती थी कहाँ होती थी, तो जंगलों में, पहाड़ों में, इस तरह के अलग अलग एरिया में,
ठीक है। प्रकृति मतलब नदियों में वो जाती थी, वहां पे देवी का स्थान मान करके वहां पे पूजा होता था। जंगलों में जाती थी, वहां पूजा होता था। पहाड़ों में जाती थी, वहां पूजा करते थे, और जाते थे और नृत्य करते हुए जाते थे। इसी को कहा जाता है दसाई नाच। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सकरात नाच। नाम से ही लग रहा है, सकरात मकर संक्रांति, ठीक है ना, जिसको ये पूस महीने में होता है। जो जनवरी का महीना होता है ना, वो पूस कहलाता है। तो ये पूस महीने में होता है सकरात नाच। इसमें क्या होता है, इस नाच का क्या विशेषता है, तो लोग ग्रुप बना करके घर घर जाते थे और वहां पे नृत्य करते थे, ठीक है। जैसे होली में क्या होता है कि 2-4 का ग्रुप बना, एक घर गए, वहां से उठाए सबको, दूसरे घर गए, वहां से सबको लिए, तीसरे घर गए। इसी तरह सकरात नाच में भी होता है, ग्रुप बना और हर घर 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 जा जा करके ये नृत्य को किया जाता था। और इसमें भी क्या होता था, नगारा, मांदर, घंटी, इस तरह का वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। उसके बाद घरों में जा जा करके फिर लोग, पूरा समूह जब बन जाता था, उनका ग्रुप बन जाता था, तो फिर वहां से वो अखड़ा में जाते थे, ठीक है। अखड़ा में जा करके फिर सब लोग सामूहिक नृत्य करते थे। और इसमें जो है ना, नृत्य जो होता था मतलब केवल वाद्य यंत्रों की धुन पर होता था, ठीक है ना। उनका जो धुन बजाया जाता था, ट्यून बजाया जाता था, उस पर ही केवल नृत्य किया जाता था। जो पाइका है ना, पाइका में भी कोई गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। उसमें भी केवल धुन होता है, म्यूजिक होता है, और उस पर वो नृत्य होता है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं छऊ नृत्य। ये सबने सुना होगा छऊ नृत्य के बारे में, जो कि झारखंड में स्पेशली, ये उड़ीसा का मेन फेस्टिवल है, ठीक है ना, छऊ नृत्य। लेकिन झारखंड और उड़ीसा का जो बॉर्डर है, सरायकेला खरसावा स्पेशली, वहां पे ये बहुत प्रचलित है छऊ डांस। तो इसमें आप लोगों ने सब जानते होंगे, इसमें क्या कि अलग अलग मुखौटा होता है। देवियों का मुखौटा, देवताओं का मुखौटा, जानवरों का मुखौटा, ठीक है। उस मुखौटे को पहन करके लोग नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। और क्या होता है कि इसमें जो नृत्य होता है ना, गा करके नहीं होता है, मतलब गाए और गीत के स्टेप्स को फॉलो करते हुए नृत्य करे। छऊ में क्या होता है ना, सिंबल होता है, मतलब अपने शरीर के एक्सप्रेशन से नृत्य किया जाता है। जैसे अगर 2 ग्रुप है तो दोनों के बीच संवाद होता है, अपने बॉडी के ही एक्सप्रेशन से वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, दूसरा वाला अपने बॉडी के ही एक्सप्रेशन से उसका आंसर करता है, ठीक है ना। इसमें ये खास बात होती है। या फिर इसमें क्या होता है, इस तरह के नृत्य में जो कथा कहानियां हैं, देवी देवताओं की कथा कहानियां हैं, जैसे आप रास लीला हो गया, रामायण का कथा हो गया, या और भी जो झारखंड का जो अपना फोक ये स्टोरी है, फोक टेल्स है, उसका जो सब्जेक्ट्स होता है, उसी सब्जेक्ट्स को लेकर के, उसी विषय को लेकर के ये छऊ में डांस किया जाता है, ठीक है ना। मतलब एक कहानी को कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के छऊ में डांस किया जाता है। और उसी तरह का उनका गेटअप होगा, उनका मुखौटा भी उसी तरह का होगा, पूरा शरीर में वो रंग बिरंगा वस्त्र पहने हुए रहेंगे, पूरा जो भी माला वाला, हाथ में कड़ा, ये सब वो सारा चीज ये धारण किए रहेंगे। और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, सेम मांदर, ढोल, नगारा, नरसिम्हा, सब में लगभग ये वाद्य यंत्र बजता है। तो मैं बता रही थी ना कि इसमें जो टॉपिक होता है वो कहानियों का होता है, या फिर देवी देवताओं से रिलेटेड जो मिथ है, मिथ क्या बोलेंगे, जो विश्वास है, उसकी स्टोरी इस पे अभिनय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राचा नाच। राचा ये मुंडाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, राचा नृत्य। तो ये कहाँ पे, किस क्षेत्र में होता है जनरली, खूंटी, बुंडू, तमार, सिंहभूम, ठीक है ना। खूंटी, बुंडू, तमार
और सिंहभूम, इस क्षेत्र में ये ज्यादातर राचा नृत्य देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ग्रुप बनता है, एक महिलाओं का, दूसरा पुरुष का। और ये क्या करते हैं, हाथों में औजार लिए रहते हैं, खेतों में जो काम करने वाला औजार होता है, ठीक है, कृषि से रिलेटेड जितने भी औजार हुए, जो हथियार हुए, उसको हाथ में लेते हैं। और महिलाएं भी, जैसे आप कह सकते हैं महिलाएं भी कुल्हाड़ी, फावड़ा या घास काटने वाला हसिया वगैरह होता है ना, वो छोटा छोटा औजार को लेकर के हाथ में नृत्य करती हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी, ठीक है, औजार दोनों के हाथ में रहता है। और इसमें क्या होता है कि पहले स्टेप्स में महिलाएं आगे बढ़ के पुरुषों को कुछ बोलती हैं, दूसरे स्टेप्स में महिलाएं फिर पीछे आती हैं और पुरुष उसका जवाब देते हैं, ठीक है ना, मतलब आगे पीछे हो करके ये नृत्य किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो क्या है, जनरली इसमें भी ढोल, ढाक, मांदर, नगारा, घंटी, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट नृत्य थे झारखंड के। अब क्या हुआ, और भी बहुत सारे हैं जो कि बताने का मैं बता रही हूँ कि इतने सारे हैं कि ऑलमोस्ट आपको 5 या 10 क्लास चाहिए और उतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट थे जो कुछ नृत्य जो मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन अब आधुनिकता के प्रभाव के कारण, ठीक है ना, आप देखोगे वाद्य यंत्रों में भी आधुनिकता आ गई, बहुत सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र लुप्त होते चले गए। तो बहुत सारे नृत्य भी, बहुत सारे संगीत भी आधुनिकता के कारण क्या हुआ कि लोग अब भूलते चले जा रहे हैं। जैसे आप में से ही मैं स्टार्टिंग में पूछ रही थी कि कोई मतलब पहले क्लास में कि किसी को गीत पता है तो गाइए, तो सब मुस्कुरा दिए। अगर उनको आता तो सच में वो गाते ना। लेकिन धीरे धीरे ये आपकी गलती नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है हम उसको भूलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि वो अब लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे जितने मैक्सिमम जनजातियों का जो नृत्य है, जो उससे रिलेटेड जो गीत है, वो सारा का सारा खत्म होते चला जा रहा है। तो आधुनिकता का प्रभाव पड़ने के कारण आज जितने भी मैंने बताया है वो सारे तब भी अस्तित्व में है। लेकिन और भी आपको पता होना चाहिए, झारखंड में कम से कम 300 तरह के नृत्य प्रचलित है, ठीक है, 300 तरह के। और वो सोचो आज वो आधुनिकता के कारण ये खत्म होते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को कोशिश करना है आगे भी कि जितना फैमिली मेंबर ही जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसको गेन करे, उसको लिखे, ताकि वो एक धरोहर के रूप में बना हुआ रहे, ठीक है। अब आपको कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो पूछिए।